गुड मॉर्निंग बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, चूँकि टाइम आप लोगों के नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत कम बचा हुआ है। तो आज हम लोग जो हमारा PYQ सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑप्टिक्स के क्वेश्चन किए थे। लगभग 50% क्वेश्चन उसमें कवर हो गए थे रे ऑप्टिक्स से। और आज जो बचे हुए क्वेश्चन उसको कंप्लीट करते हैं ताकि रे ऑप्टिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। एक लेक्चर लगेगा आपका वेव ऑप्टिक्स में। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे दोबारा से जो स्टार्टिंग है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म, और फिर आपका ये क्लास 12 तो कंप्लीट होगा। 11th का कुछ पोर्शन अभी बचा हुआ है। आधी आपको फर्स्ट पार्ट NCERT तो मैंने करा दिया है, सेकंड पार्ट वाला पोर्शन उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन है 2015 का। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए and the refractive index of the material of the prism is cot A/2. The angle of minimum deviation is, आपके क्वेश्चन में दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है cot A/2। आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। म्यू का फार्मूला जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका, इसको कहते हैं प्रिज्म फार्मूला। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2 अपान साइन A/2। ठीक, एंगल ऑफ प्रिज्म तो यही दे रखा। म्यू की वैल्यूज क्या दे रखा, cot A/2। cot A/2 इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2 अपान साइन A/2। ठीक, सॉरी ये cot A/2 है बेटा, एंगल का हाफ है। ठीक है, cot A/2 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा। cot A/2 इक्वल टू होता है cos A/2 अपान साइन A/2। यहाँ पे लिखिए इसको cot A/2 को, तो ये आपका हो जाएगा cos A/2 अपान साइन A/2 इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2 अपान साइन A/2। ये देखिए नीचे नीचे कैंसिल हो गया आपका। अब आपके पास बचता है cos A/2 इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2। इधर साइन इधर cos है, इस cos को चेंज कर लीजिए तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A/2। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 10th में पढ़ा होगा। लिख दे रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। वही फॉर्मूला यूज़ किया और इधर हो गया आपका साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2। देखिए साइन दिस इक्वल टू साइन दिस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इट इम्प्लाइज दैट 90 माइनस A/2 इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M अपान 2। ठीक, 2 का इधर मल्टीप्लाई करिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 माइनस A इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M। A को डेल्टा M आपको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा M इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 180 माइनस 2A। ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा तो नोट करिए इस क्वेश्चन को। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसमें थी बेटा और कुछ नहीं, और वो भी 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बेटा 2-3 बार पूछेगा। अगला जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2 आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास lenses refractive index 1.5 each having radius of curvature 20 cm are placed with their convex surfaces in contact at the center. The intervening space is filled with aisle of refractive index 1.7. The focal length of the combination is, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। देखिए फिगर कुछ ऐसा दिया बेटा, फिगर इधर बनाते हैं, थोड़ी सी स्पेस रहेगी। फिगर ये है,
एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये है और दूसरा ये, उसको कुछ इस तरह से ज्वाइन किया गया है। ठीक, अब कह रहा है ये जो स्पेस है बाकी, इस स्पेस को आप समझिए, ये जो है ये, इसको एक अलग आयल से फिल कर दिया गया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 दे रखा है और ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स का दे रखा है 1.5 दे रखा है, और इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो दे रखा है वह 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे पूछा गया फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये एफ इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। एक तरह से 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है बेटा, ठीक है। तो 3 लेंसेज कैसे कैसे, देखिए एक प्लेनो कॉन्वेक्स, एक प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये जो बचता है ये कॉनकेव लेंस आपका हो जाएगा। तो तीनों की फोकल लेंथ निकालिए। इसके आप फोकल लेंथ जितना होगा इसको मान लेते हैं F1, ये भी F1 ही होगा, बराबर ही होगा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। इसको मान लेते हैं, इसको भी F1 ही लिख देते हैं, फिर दोनों तो इक्वल ही होगा। ये बीच वाले को F2 लिखते हैं, इसको ये निकाल लेते हैं और फोकल लेंथ इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले देखिए 1/F1, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1। देखिए फॉर्मूला ये है बेटा 1/R1 माइनस 1/R2। प्लेनो कॉन्वेक्स पे कई बार सवाल पूछेगा, इसलिए प्लेनो कॉन्वेक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। म्यू की वैल्यूज कितनी दिया 1.5, तो 1.5 माइनस 1 तो 1/2 हो जाएगा। और 1/R1 पहला सरफेस आपका क्या है, प्लेन है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटिव होता है 0, 1/इन्फिनिटिव, और ये प्लस हो जाएगा 1/R। R का मतलब कितना दिया है दिस, तो आपका आ गया 1/40। समझ में आ गया। 1/इन्फिनिटिव वैल्यूज कितनी हो जाएगी बेटा 0, तो ध्यान रखना ये। और ये F2 वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/F2 इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यूज कितना दिया 1.7 माइनस 1, तो 0.7 हो जाएगा। 0.7 का मतलब हो जाएगा 7/10। अब देखिए कॉनकेव के लिए R1 क्या होगा नेगेटिव और R2 क्या होगा पॉजिटिव, तो 1/R1 का मतलब यहाँ -20 हो जाएगा और -1/20। R1 R2 तो यही दे रखा है, तो ये हो जाएगा 7/10 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2/20, तो 1/10 हो जाएगा, तो -1/10, तो यह आ गया -7/100। अब आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए, 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F1, F1 2 बार ऐड करेंगे, और प्लस 1/F2, क्योंकि 2 हैं बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स, तो ये और ये दोनों ऐड करेंगे, तो ये 1/F1 की वैल्यूज कितनी 1/40, तो 1/40 प्लस 1/40 और माइनस कितना आ गया 7/100। इसको सॉल्व करिए आप, तो ये हो गया आपका कितना 2/40, 2/40 का मतलब हो जाएगा 1/20 माइनस 7/100। इसका एलसीएम आ गया कितना 1/F इक्वल्स टू आ जाएगा, एलसीएम आ गया 100, यह आ जाएगा 5 माइनस 7, तो ये हो जाएगा -2/100 माइनस 1/50 आ गया बेटा, तो F इक्वल टू कितना आ गया -50। ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। और प्लेनो कॉन्वेक्स तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्लेनो कॉन्वेक्स पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, 3 ही तो पूछे जाते हैं मेन। इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स है, फिर कॉन्वेक्स, फिर उसके बाद कॉनकेव। कॉनकेव पे कम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा क्या है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप in normal adjustment a straight black line of length L is drawn on inside part of objective lens. The eyepiece form a real image of this line. The length of this image is I. The magnification of the telescope is, मैग्नीफिकेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो u की वैल्यूज़ क्या दे रखी है, u इक्वल टू माइनस नॉर्मल एडजस्टमेंट में F0 प्लस FE होगा, और जो फोकल लेंथ दे रखा आई पीस का वह FE है, ठीक है। आपसे V पहले निकाल लीजिए, V। देखिए मैग्नीफिकेशन होता क्या बेटा, M इक्वल्स टू I/O इक्वल टू, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हम बात करें, FO/FE ये होता है,
तो एफ ओ बाई एफ ई की वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये आपका वी पहले कैलकुलेट करिए। आपका इस क्वेश्चन में जो ऐसे ही होता है बेटा, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरा क्या होता है आई पीस होता है, आई पीस ऑब्जेक्टिव। ये कह रहा कि इस पर कोई एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये आपका इस लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको पता है कि एफ ओ प्लस एफ ई यू के बराबर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, एफ ओ और एफ ई के बराबर। तो 1/v और -1/u, तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया, 1/f और प्लस 1/u। पुट करिए, f की वैल्यूज ये दे रखा है एफ ई, तो 1/fe माइनस 1/fo प्लस एफ ई, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यूज आएगी वह आएगा fo प्लस एफ ई इंटू एफ ई अपान एफ ओ, ठीक है, ये वैल्यूज आएगी। अब यहाँ से इसको इसके नीचे कर लीजिए, v अपान दिस एफ ओ प्लस एफ ई इक्वल टू क्या हो गया, एफ ई अपान एफ ओ। ये देखिए है क्या, ये यू ही तो है, ये है ना बेटा। तो इसको आप v अपान यू लिख सकते हैं, ये v अपान यू, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले ये भी तो आप लिख सकते हैं। तो v अपान यू है ये, यहाँ से देखिए। अब ये आपका आ गया v अपान, एक तरह से लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू एफ ई बाई एफ ओ। और लेंथ ऑफ इमेज कितनी दे रखी है आपके क्वेश्चन में, आई दे रखा है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, एल, तो आई बाई एल। लेकिन आपको एफ ओ अपान एफ ई चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका एफ ओ अपान एफ ई इज इक्वल्स टू, देखो बेटा क्या आएगा, एफ ओ अपान एफ ई की वैल्यूज क्या आएगा, एल अपान आई। तो ये है आपका मैग्नीफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में हो गया। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, एल अपान आई, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जनरली लेंथ होता है इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में क्या होता है, एफ ओ अपान एफ ई। तो एफ ओ अपान एफ ई की वैल्यूज़ आप ये देखिए, वी अपान यू चाहे लिखे चाहे ना लिखे, ये देखिए एफ ओ प्लस एफ ई ये हुआ, और यही आपका वी बाई यू है। तो लेंथ ऑफ इमेज हो गई, और ये क्या हो गया, ये यू के जगह लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और इसको पलट लीजिए, ये वैल्यूज़ को, ये एफ ओ बाई एफ ई ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना था बेटा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा प्रिज्म से है बेस्ड। अ बीम ऑफ लाइट consisting of red, green and blue colors is incident on a right angle prism. The refractive index of the material of the prism for the above red, green and blue wavelengths are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. उसके बाद एक फिगर दिया हुआ है। बेसिकली ये एक प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म, तीन इस पे रे आ रही है ऐसे, ठीक। ये आपका ब्लू कलर है, ये आपका ग्रीन है, और ये आपका रेड है। इनको सेपरेट करना है। ये 90 डिग्री आपको दे रखा है, और ये एंगल आपका 45 दिया है, और ये आपका 90 डिग्री दिया है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है फॉर द अबव रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड के लिए कितना दिया है इसमें 1.39, और ग्रीन के लिए 1.44, इसके लिए 1.44 दे रखा है, और इसके लिए क्या दिया हुआ 1.47, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा। ये यहाँ पे रह गई ऐसे, चूँकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही तो अगले सरफेस पे पहुँच जाएगी। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये 90, तो ये भी 45, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक। बेसिकली इन तीनों रे को बेटा सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने में देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे TIR होने के लिए कंडीशन क्या होती है, I इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए C। तो I इज़ ग्रेटर देन C फॉर TIR, ये आपने पढ़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दोनों साइड में साइन ले लीजिए, तो साइन I इज़ ग्रेटर देन साइन C। इसको आप लिख सकते हैं साइन I इज़ ग्रेटर देन 1/म्यू। आपने पढ़ा होगा म्यू इक्वल्स टू 1/ साइन C, ये होगा। या यहाँ से लिख सकते हैं म्यू इज़ ग्रेटर देन 1/ साइन I।
और इट इम्प्लाइज दैट म्यू इज़ ग्रेटर देन साइन आई की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, साइन 45 की वैल्यूज़ कितनी होती है बेटा, देखो इधर साइन 45 इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ 1/√2 रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये √2। इसका मतलब म्यू इज़ ग्रेटर देन 1.414। TIR के लिए म्यू की वैल्यूज़ इससे अधिक होनी चाहिए। इससे अधिक देखिए किसका किसका है, ग्रीन का है और ब्लू का, ये दोनों तो इधर ही आ जाएंगी। रेड वाली क्या हो जाएगी बेटा, ये यहाँ जाएगी और ये बाहर जाएगी, इसका मतलब रेड वाली सेपरेट हो जाएगी। ये था क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, और इस कॉन्सेप्ट पे एक बार और क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, ठीक है। तो ये आप नोट करिए। तो रेड कलर बाहर, बाकी 2 अंदर। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी प्रिज्म सही क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट at a refracting surface of a prism is 45 degree. The angle of prism is 60 degree. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and the refractive index of material of the prism respectively are. चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया, 60 डिग्री। और आपसे कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन से, ठीक है। तो म्यू निकालना है और आपको क्या निकालना है, इसमें डेल्टा एम निकालना है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में आपको पता है क्या होता है, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए, पहली चीज़। तो 2i की वैल्यूज़ कितनी दे रखी, 45। तो 2 × 45 माइनस 60 कितना आ गया, 30, पहला ऑप्शन। म्यू की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी बेटा, अभी आपको प्रिंस फार्मूला बताया है, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। तो देखिए म्यू की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए साइन ए कितना दिया, 60, और डेल्टा एम कितना निकाला, 30। तो 90/2 साइन 45 हो गया, अपॉन साइन a/2, ए कितना दिया, 60, 60/2 तो साइन 30। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1/√2 अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा 2/√2, मतलब आपका √2। देखिए कोई ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन, ठीक। तो एक बिल्कुल आसान है। अभी आपको बेटा प्रिज्म मैं अगली क्लास में, एक क्लास बाद प्रिज्म आपको कराऊंगा। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस। ठीक, देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का 40 सेंटीमीटर, एफ ई आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू कितना दे रखा है, -200, ठीक है। और आपसे पूछा गया टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस। लेंस के बीच की डिस्टेंस पूछी आ रही है, तो V0 प्लस एफ ई एक तरह से पूछा गया है, लेंथ ये पूछा गया है। तो एफ ई तो आपको दे ही रखा है, सिर्फ आप V0 कैलकुलेट कर लीजिए। तो V0 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। V0 कैलकुलेट करने के लिए U तो दे ही रखा है और F0 दे रखा है। तो 1/I पीस वाला, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला लगाइए, लेंस फॉर्मूला 1/F = 1/V - 1/U। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हो जाएगा F0 V0 U0। तो 1/V0 = 1/F0 + 1/U0। सॉल्व करिए। F0 की वैल्यूज़ 40 और प्लस U0 की वैल्यूज़ कितनी हो गई, दिस 1/200। तो ये आएगा 205 - 1 4, 4/200, तो 1/50 आ रहा शायद। 1/V0 = दिस, तो V0 की वैल्यूज़ कितनी आ रही है, 50, ठीक है। और 4 ये 54 आना चाहिए कुछ, हाँ ठीक है 50, ये 50 आ गया। और देखिए यहाँ पे V0 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एफ ई तो दे ही रखा है, तो 50 और +4 ये 54 हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या है अगला बेटा, मैच करना सिर्फ मिरर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप मैच कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को नोट कर दे रहा हूँ, ठीक। कॉलम 1 कॉलम 2 मैचिंग करना आपका A B C और D। बेसिकली ये तो ठीक है, m इक्वल टू -2, यहाँ m इक्वल टू -1/2 होगा, यहाँ m इक्वल टू 2 होगा बेटा, वो भी प्लस, और यहाँ m इक्वल टू +1/2 होगा, ठीक है। और ये वैल्यूज़ है a, ये b, ये c, ये स्मॉल d। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, यह आपका कॉनकेव मिरर के लिए दिया है, ये करेक्शन है आपका। रियल इमेज, और यहाँ आपका वर्चुअल इमेज होगा, ठीक। अब आपको बेसिकली मैग्नीफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के केस में क्या होता है बेटा, -v/u, और m की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और m पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसी बनती है आपकी, वर्चुअल, ठीक। और m की वैल्यूज नेगेटिव होती है, और m की वैल्यूज पॉजिटिव भी होता है, किसके लिए, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव, ये आपको पता होगा। और ये कॉनकेव के लिए भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कॉनकेव का एक केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल, आपने पढ़ा होगा, एक केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है ना। तो उस केस में m की वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव, वर्चुअल के केस में। और m नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल। बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आप मैच करा लेंगे। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, जो भी मिरर से बेटा, स्फेरिकल मिरर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कॉनकेव मिरर से ही पूछे गए हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 2 आइडेंटिकल ग्लास म्यू इक्वल टू 3/2 equiconvex lenses of focal length f, each are kept in contact. The space between two lenses is filled with water. Refractive index 4/3. The focal length of the combination is. अभी ऐसा क्वेश्चन एक कराया है जिसमें 2 प्लेनो कॉन्वेक्स को जोड़ा गया था, इसमें 2 इक्वी कॉन्वेक्स को जोड़ा गया है ना बेटा। तो फिगर कुछ इस तरह का इसका है, कुछ इस तरह से है बेटा आपका, ठीक है। ये बीच में आपका एक कॉनकेव बनेगा, और ये आपका कॉन्वेक्स है, और ये भी आपका क्या है, कॉन्वेक्स है। तो 3 लेंसेज हैं। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स वाले का तो फोकल लेंथ दे रखा है f, ठीक। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 3/2। कॉनकेव के लिए आपका ये वाला है, इसके लिए म्यू तो दे रखा है कितना आपका, 4/3, ठीक। अब आपको उससे पूछा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन का क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, फोकल लेंथ इसका दे रखा है, कॉन्वेक्स का देखिए क्या होगा। कॉन्वेक्स वाले 2 कॉन्वेक्स है तो उसको f1 मान लेते हैं। तो कॉन्वेक्स के केस में देखिए बेटा क्या आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू 3/2 दिया है, तो 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1/2 डिफरेंस आ जाएगा, और आ जाएगा आपका 2/r, ठीक। यहाँ से कैंसिल हो गया, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ तो दे ही रखा आपको, इसका मतलब यहाँ से हो गया f इक्वल टू r, ये काम की चीज़ निकल गई, ठीक है। फोकल लेंथ तो इसका पता ही है, दोनों का निकालना ही नहीं था, बट ये रिलेशन काम आएगा। अब कॉनकेव के लिए देखिए, कॉनकेव, ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट किया गया बेटा, ध्यान दिए रखिएगा। कॉनकेव के लिए 1/, कॉनकेव वाले के f1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिव 3/2 दे रखा है, नहीं सॉरी 4/3 दिया है, तो कितना आ जाएगा 4/3 -1, तो ये कितना आ जाएगा
4/3 दिया है, 4/3 ही दिया है, 4/3 -1 और 1/R1, तो -2/R हो जाएगा। R की वैल्यू यहाँ ये आपका हो जाएगा कितना 1/3 और -2 R की वैल्यू F आ गई, तो ये कितना आ गया -2/3F, ये आ गया कॉनकेव का फोकल लेंथ 1/F1। अब आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, 1/F इज इक्वल्स टू ये कॉन्वेक्स है, तो 1/F + 1/F - 1/F1 सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2/F, तो 2/F माइनस इसको सॉल्व करो 2/3F, LCM कितना आएगा बेटा 3F, इधर आ जाएगा कितना 6 माइनस यहाँ आ जाएगा 2, तो 4/3F, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो F = कितना आ जाएगा बेटा 3F/4। ये देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा, कोई है ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर रिपीट किया गया है क्वेश्चन आगे भी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वहाँ पे दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स थे, अभी इसमें 2 कॉन्वेक्स हो गए, इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब समझ रहे हैं बेटा, R1 और R2 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली व्हेन दे lie between 50 centimeter and 400 centimeter from his eyes. In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, the type and the power of the correcting lens the person has to be used. आपको कह रहा है कि आदमी को 50 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक तो साफ दिखाई देता है, लेकिन टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस भी, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब भी आपको दिखे, तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बन जाए 400 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब आपका काम चल जाएगा, है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो v की वैल्यूज़ इमेज कहाँ बननी चाहिए 400 सेंटीमीटर, वहाँ तक तो दिख ही जाएगा आपको, तो ये -4 मीटर हो जाएगा। u कितना हो गया आपका इन्फिनिटी हो गया, और आपको क्या दे रखा है, पावर आपसे पूछा जा रहा है, तो पावर = क्या होता है 1/this, तो आपके पास फार्मूला p निकालना था, तो p = 1/F = 1/v -1/u, 1/v कितना हो जाएगा -1/4 और -1/∞, तो ये कितना आ जाएगा -4 से डिवाइड करें 0.25 डायोप्टर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब कॉनकेव हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा, अ बीम ऑफ लाइट from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a distance x from the source. The beam of light is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. ठीक है, when the mirror is rotated through the small angle theta, when small angle theta, the spot of light is found to move above a distance y on the scale. The angle theta is given by. क्वेश्चन ये है बेटा, देखो यार, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर कह रहा है, और यहाँ पे L डिस्टेंस पे आपका एक सोर्स है, सोर्स L है, और यहाँ से लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, तो जाहिर सी बात नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो ऐसे निकल लेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मिरर को रोटेट कर रहा है ये थीटा डिग्री, मिरर को ऐसे कर दिया आपने ये, तो आपको पता है रे पहले जो सिचुएशन से उससे 2 थीटा डिग्री रोटेट, मिरर रोटेट करते हैं थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो 2 थीटा डिग्री रोटेट करती है, मतलब कुछ ऐसे गई, ये एंगल कितना हो गया 2 थीटा। अच्छा, इससे ऊपर जो है कह रहा है यहाँ पे L से ठीक ऊपर, ये आपका y डिस्टेंस दे रखा है आपके क्वेश्चन में, थीटा का स्मॉल एंगल है, तो आपको थीटा में रिलेशन निकालना है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको यहाँ से यहाँ तक x, सिंपल tan थीटा ले लो बेटा यहाँ, तो tan 2 थीटा इक्वल क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन क्या होगा x, तो यहाँ से थीटा स्मॉल दिया है तो अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करिए, tan थीटा = क्या होता है थीटा अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा = y/x, तो थीटा = क्या आ जाएगा y/2,
2x, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि व्हेन द मिरर इज रोटेटेड बाय द एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय द एंगल 2 थीटा। ऐसा क्वेश्चन मैंने बेटा कराया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीट हो रहा बेटा, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। अ थिन प्रिज्म हैविंग ए रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री is made of a glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism is, पहला प्रिज्म क्या दे रखा है, एंगल A1 मान लीजिए 10 डिग्री और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 1.42 दे रखा है। आपसे A2 पूछा जा रहा है और म्यू2 आपको दे रखा है 1.7। साथ में कह रखा है कि द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको बताया था डेविएशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 पहले प्रिज्म का दूसरे प्रिज्म का, और डेविएशन कितना होता है म्यू -1 इंटू ए, तो म्यू1 -1 इंटू A1 और प्लस म्यू2 -1 इंटू A2 इक्वल टू 0, क्योंकि कह रहा है डेविएशन क्या होना चाहिए 0, नो डेविएशन। अब यहाँ से A2 आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक क्वेश्चन बन गया। तो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, म्यू1 -1 इंटू A1 अपॉन म्यू2 -1, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब आपको बताया था, इसका मतलब दोनों प्रिज्म अपोजिटिवली कंबाइन किए जाएंगे। मतलब एक प्रिज्म ऐसे अगर होता है ये, तो दूसरा प्रिज्म आपका ऐसे जोड़ा जाता है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है, तो साइन नेगेटिव हटा रहे हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, म्यू1 -1 ये है, तो 1.42 -1 तो 0.42 हो जाएगा इंटू A1 कितना दिया 10, और म्यू2 कितना दिया बेटा आपका 1.7 -1 तो 0.7 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई करने में 4.2 अपॉन 0.7, तो ये आ जाएगा 6। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 डिग्री। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा, देखो फटाफट भाई, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ बेटा, तो क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। If the object is displaced through a distance 20 cm towards the mirror, the displacement of the image will be। आसान क्वेश्चन है भाई। आपको एक मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 15 सेंटीमीटर, तो -15 हो जाएगा, नेगेटिव होगा इसका फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है, मान लीजिए ये है U1 पहले केस में -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप V1 कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है 1/f, मिरर के केस में 1/v प्लस 1/u, तो 1/v1 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u1 पहले केस में। तो ये v1 की वैल्यू सॉल्व तो कर ही लेंगे आप। v1 की वैल्यू जो आएगी -24 आएगा बेटा, -24 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, इधर 20 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो अब नए केस में जो U2 होगा वह -20 हो जाएगा। तो सेकेंड केस में फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप निकालेंगे V2। सेकेंड केस में V2 आपका आ जाएगा -60 सेंटीमीटर आएगा ये। ठीक, तो पहले इमेज कितने बनी थी -24 पे, दोबारा इमेज कितने बनी -60 पे, तो कितना शिफ्ट हुआ इमेज, इसका डिफरेंस ले लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 60 और 24 तो 36 सेंटीमीटर। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा इसमें 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन आसान था, 2 बार आपको सिंपल मिरर फॉर्मूला यूज़ करना था और कुछ नहीं था इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्रिज्म से आपका है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। one of the two refracting surfaces of the prism is made a mirror inward by silver coating
A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path if the angle of incidence on the prism is, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जा रहा है, आसान है, सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म आपको बताया था। म्यू आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, √2, और आपका दे रखा एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया, आई पूछा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो आई की वैल्यूज़ ये ऐसा है कुछ बेटा फिगर, ये इसको सिल्वर कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है जब भी रे जाएगी इधर तो इस पे अपने पाथ को क्या, इस पे सेकेंड सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है आपके क्वेश्चन में, तो ये आपका अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस करेगी तभी जब इस पे आपका ये रे कैसे हो, नॉर्मली इंसिडेंट हो, तभी अपने पाथ पे क्या होगी, रिट्रेस करेगी। मतलब यहाँ पे सेकेंड सरफेस पे अगर हम बात करें तो R2 की वैल्यूज कितनी हो गई 0, तो R1 + R2 बराबर ये होता आपका, तो R2 तो 0 हो गया, तो R1 = कितना हो गया A, और A की वैल्यू आपके क्वेश्चन में रखा 30 डिग्री। इसका मतलब पहले सरफेस पे जो ये होगा R1 की वैल्यू ये 30 हो गया, I आपको कैलकुलेट करना है, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, 1 × sin I = म्यू की वैल्यूज कितनी है, √2 × sin R1 की वैल्यूज कितनी हो गई 30, सॉल्व कर लो इसको बेटा, तो sin I √2 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया आपका 1/√2, तो यहाँ से I = कितना आ गया 45 डिग्री आंसर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए 45 डिग्री, तो आसान सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये तो सिंपल आपको टिक करना है भाई। एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव अ लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन व्हेन इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस आपको पता है कि उसकी फोकल लेंथ और जो डायमीटर होता है वह ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसका अपर्चर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपको पता है रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको मैंने पीछे कराया है 2016 में। टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1 when the space between the two lenses is filled with glycerine of refractive index 1.5, then the equivalent focal length is f2. The ratio of f1 is to f2 is, चलिए दोनों का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है बेटा। ये ऐसे समझो, यह एक कॉनकेव है, ये आपका कॉन्वेक्स है, अभी आपको बताया है ये भी कॉन्वेक्स है, तो 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है, ये है कॉनकेव। पहले तो सिर्फ 2 को अलग अलग निकाला गया, उसके फोकल लेंथ को क्या आ गया है कैपिटल F1, और इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी इंडिविजुअल की कॉन्वेक्स की कितनी दे रखी है F, तो ये आपका 1/F1 = 1/F + 1/F = हो गया 2/F, तो यहाँ से आपका कैपिटल F1 = F/2 होगा इक्वेशन में। पहले सिर्फ इन कॉन्वेक्स लेंसेज को कंबाइन किया गया है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें क्या किया, ये जो जगह थी इसमें इसने एक ग्लिसरीन मिला दिया, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मतलब इसको भी कंसीडर कर लिया। अभी तक क्या था, ये एयर था, तो उस केस में फोकल लेंथ कहा है F2, तो अब इस केस में इसकी फोकल लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद इसका फोकल लेंथ देखो कैसे निकालोगे, इस वाले का कॉनकेव का, तो कॉनकेव का निकाल लेते हैं और फिर आप F2 निकालते हैं। तो कॉनकेव के केस में मान लीजिए इसको F3 मान लें, तो 1/F3 = क्या आ जाएगा बेटा, ये वैल्यूज़ तो वही दे रखी हैं μ-1, और ये आ जाएगा -2/r, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही है आपका, ठीक है। हालांकि इसकी फोकल लेंथ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, F1 when the space between two lenses is filled with this then the same refractive index, ठीक है।
तो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, इस वाले की आएगा तो वही बेटा सेम। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है दोनों का, और ये इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ नेगेटिव आएगा तीसरे वाले का, मतलब -f आएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो दोनों का सेम है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी सेम मिलाया गया है, तो ये भी f होगा, बस फ़र्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब तीनों को जब आप करेंगे तो 1/f2 उसको कहा गया है, तो ये हो गया 1/f प्लस 1/f माइनस 1/f, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से f2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, f, इनका रेशियो पूछा गया है f1/f2, तो ये कितना हो जाएगा f/2/f, तो ये कैंसिल होगा 1/2, मतलब 1:2 का रेशियो आएगा बेटा। ठीक है, देखो कोई ऑप्शन दिया होगा, बी ऑप्शन। इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन इसमें आसान सवाल, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये है आपका डेंसर मीडियम, ये मान लीजिए रेयर मीडियम, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल के, ये क्रिटिकल एंगल दे रखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो रे ऐसे जाती है, तो आपसे इस केस में पूछा गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ये एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, ये आपका ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ये आपको टिक करना है, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेनिवो। तो ऑब्जेक्टिव है आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सी ऑप्शन करेक्ट है। An observer can see a rainbow when his front is towards the sun। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, ये पहले भी 2012 में पूछा गया है। A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of small angle prism, स्मॉल एंगल प्रिज्म दे रखा है, with angle of prism is A and emerges normally from the opposite surface। If the refractive index of material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly। क्या क्या दे रखा है बेटा प्रिज्म में, ये ध्यान दो, ये मान लीजिए यहाँ आई, और कह रहा कि दूसरे सरफेस पे ये नॉर्मली यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो नॉर्मली निकलने का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से निकल रही है। ठीक, इस पे 90 डिग्री बना रही है, मतलब E इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। अच्छा, E 0 हो गया तो यहाँ पे R2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? रे नॉर्मली निकल रही है, इसका मतलब इस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तभी सीधे निकल रही हो। ठीक है, तो R2 भी 0 हो गया, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म में कितना दे रखा है बेटा, A ही दे रखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, तो इसका मतलब R1 की वैल्यूज़ क्या हो गई, A के इक्वल। यहाँ पे आप इस नया ला लगा लीजिए, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। R1 की वैल्यूज़ कितनी हो गई, तो ये आपका हो गया साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए। चूँकि आपको एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल दे रखा है, तो ए स्मॉल होगा तो आई R1 सारे एंगल स्मॉल होंगे, तो आप यहाँ पे आप एप्रोक्सीमेशन यूज़ करिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ए। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे और उसी दिन आपका ख़त्म भी हो जाएगा। अब आप इसमें ध्यान दीजिए पूरे लेक्चर में किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। खैर, इसके बाद मैं उसका एनालिसिस प्रॉपर आपको करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू।